बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस। स्पीकर हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान की कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट यानी कान एयरक्राफ्ट के ऊपर। कान एयरक्राफ्ट के अंदर पाकिस्तान और अज़रबैजान का कोलैबोरेटिव स्टेटस किस किस्म का होगा, इसके अलावा कोलैबोरेशन की क्यों जाती है और इसके क्या बेनिफिट्स निकल के आएंगे, और ये कान एयरक्राफ्ट तीनों एयर फोर्सेस को किस किस्म के एजेस या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। जब आओ ना लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word: Pakistan. व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के कोलैबोरेटिवली प्रोडक्ट कान के ऊपर। तो फाइनली अब हम इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि ये तीनों कंट्री कोलैबोरेटिवली एक फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही हैं और तीनों नेशंस ने एक साथ, या आप कह सकते हैं कि तीनों नेशंस की एयरफोर्स ने एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट किया है। अब बात कर लेते हैं स्टेटस के हवाले से। जिस तरह से मैंने अपने स्टार्ट के अंदर बताया था, तो होता क्या है, किसी भी फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बेसिकली दो स्टेटस होते हैं। एक होती है अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक होती है प्रॉपर ज्वाइनिंग। जब आप किसी फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं ना, तो उसके बाद आपके पास उस फाइटर जेट को सेल करने के या उसकी सेल्स को डिनाई करने के आईपी राइट्स मौजूद होते हैं। जबकि अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आप किसी भी कंट्री से ऑफ द शेल्फ फाइटर जेट परचेज करते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नंबर के अंदर परचेज करते हैं। उसके बाद आप उस कंट्री से डिमांड करते हैं कि उस फाइटर जेट के कुछ पार्ट्स जो हैं वो उस कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएं ताकि वहां के डोमेस्टिक लोगों को रोजगार भी मिल सके, उस कंट्री की अपनी जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करे और उसके अंदर बूम आए। इसके अलावा आप उस कंट्री से डिमांड करते हैं कि अगर असेंबली लाइन उस फाइटर जेट की उस दूसरी कंट्री जिसने परचेज की है उसके अंदर लगा दिए जाए। उससे ये होता है कि जिस कंट्री ने ज्यादा फाइटर जेट परचेज किए होते हैं उनको अपने फ्लीट को मेंटेन करने में आसानी होती है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, वहां की अपनी इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। और जो दूसरी कंट्री होती है जो OEM होता है यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है और आप कह सकते हैं कि उसको एक डेडिकेटेड फैसिलिटी वहां पर डेडिकेट नहीं करनी पड़ती किसी भी फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होती है और एट द एंड ऑफ द डे जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होता है उसको तो डेफिनेटली मुनाफा जा ही रहा होता है सेल्स के हवाले से, लेकिन जिसने ये बेसिकली अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ली होती है कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जो है वो उसके पास भी आ रहे होते हैं। लेकिन जो OEM होता है उसके पास ही होते हैं आईपी राइट्स, उसी के पास होते हैं सेल्स वगैरह के जितने भी ऑथराइजेशन होती है वो उसी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के पास होती है। अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप जो है किसी भी किस्म के इस मामलात के अंदर टांग नहीं अड़ा सकते। लेकिन अगर आपने किसी फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन किया और एक्चुअल में वहां पर आपने अपना वर्कलोड शेयर किया, अपने फंड्स लगाए, तो आपके पास आईपी राइट्स आ जाते हैं। फिर आप उस फाइटर जेट की सेल्स को डिनाई भी कर सकते हैं किसी कंट्री को, और आप उस फाइटर जेट की सेल्स कर भी सकते हैं, दूसरी कंट्री को उसको पिच भी कर सकते हैं। उस फाइटर जेट के हवाले से आपके पास सारे जो इख्तियारात होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं। तो ये बेसिकली फर्क होता है किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का और किसी भी कंट्री से अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग लेने का। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान और अज़रबैजान का जो स्टेटस है, अगर उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो पाकिस्तान और अज़रबैजान ने बेसिकली इस फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। किसी भी किस्म की जो है वो आप कह सकते हैं तुर्किया से अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की। पाकिस्तान और अज़रबैजान तुर्किया के साथ इस TFX प्रोजेक्ट के अंदर या कान फाइटर जेट के प्रोजेक्ट के अंदर ऑफिशियल तौर पर पार्टनर्स हैं। तो पाकिस्तान और अज़रबैजान और तुर्की तीनों कंट्रीज के पास इसको सेल्स करने के, इसको पिच करने के और बेसिकली किसी भी कंट्री को फरोख्त करने के जो पूरे इख्तियारात हैं वो मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता एक चीज जरूर होती है कि तीनों कंट्रीज का किसी भी सेल्स के ऊपर एग्री होना जरूरी होता है किसी भी कंट्री को सेल्स के हवाले से। तो ये बेसिकली अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग और ज्वाइनिंग के अंदर बुनियादी फर्क है, और पाकिस्तान और अज़रबैजान और तुर्की जो है वो कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं और ना के अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं एक दूसरे के। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कोलैबोरेशन के हवाले से। देखिए, कोलैबोरेशन कोई भी कंट्री क्यों करता है। दो कंट्रीज जब भी किसी किस्म की कोलैबोरेशन करती हैं, 3 कंट्रीज या 4 या 5, तो उसके अंदर बेसिकली हर एक कंट्री अपना मुफाद देख रहा होता है। हर एक कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और अगर उसकी वॉर डॉक्ट्राइन और रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कोई भी इक्विपमेंट फिट आता है तो वो दूसरी कंट्रीज के साथ कुछ शराइत के ऊपर कोलैबोरेशन करने के लिए राजी हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कोलैबोरेशन बेसिकली की क्यों जाती है, उसके पीछे की रीजंस क्या होती हैं। वैसे तो कोलैबोरेशन बहुत सारी वजूहात के बिना के ऊपर की जा सकती है, लेकिन जो की रीजंस होती हैं, पहले नंबर के ऊपर आते हैं फंड्स, सेकंड नंबर के ऊपर आता है हेड काउंट, थर्ड नंबर के ऊपर आता है टाइम और चौथे नंबर के ऊपर आता है फ्यूचर के हवाले से सिक्योरिटी। बारी बारी इन सब को मैं एलैबोरेट करता हूँ। फंड्स की बात कर लेते हैं पहले। जब भी कोई कंट्री फाइटर जेट डेवलप कर रहा होता है तो उसके लिए की टेक्नोलॉजी अगर आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी।
पड़ेगी। डेवलपमेंट करने के लिए आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं R&D। तो उसके अंदर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है, और अगर आप पैसा वहां पर एक ही इकोनॉमी से ले लेके बहाएंगे तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी के ऊपर बड़े बैड इंप्रेशंस पड़ते हैं। और बैड इंप्रेशंस के साथ साथ समटाइम्स ये चांसेस होते हैं कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में 3, 4 या 5 या 6 कंट्रीज जो है वो कोलैप करती हैं, एक दूसरे के साथ वर्क शेयर जो है उसको आप कह सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और इसी हिसाब से फिर ज्यादा इकोनॉमी से पैसा आ रहा होता है तो एक कंट्री के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता। सबसे पहली चीज तो हो गई फंड्स की। सेकंड नंबर के ऊपर होता है हेड काउंट। डेफिनेटली अगर आपने एक मशीन बनानी है, ठीक है, आपके पास पैसा बहुत आ गया, आपने पैसा बहाया, लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए आपके पास एक स्पेस आपने बनाई, उसको चलाने के लिए आपके पास वर्कर्स का भी होना जरूरी है कि नहीं। कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी चीज है, अगर आप उसको चलाते हैं तो उसके लिए आपके पास स्किल्ड लेबर होना जरूरी है। इंजीनियर्स अलग होंगे, टेक्नीशियंस अलग होंगे, सब टेक्नीशियंस अलग होंगे, लो लेवल स्टाफ अलग होगा। इसके अलावा बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर मौजूद होती हैं, और वो किसी भी हेड काउंट के बगैर आप पूरी नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। F-35 प्रोग्राम की अगर प्रोडक्शन रेट की बात की जाए तो एक साल के अंदर F-35 की प्रोडक्शन रेट 250 एयरक्राफ्ट पर ईयर का है, यानी एक साल के अंदर अमेरिका 150 एयरक्राफ्ट बनाता है F-35 के। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास जो है वो कोलैबोरेशन ही बहुत ज्यादा है। फर्ज करें F-35 प्रोग्राम के अंदर अगर मैं पेचीदा बात करूं, नीदरलैंड्स है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, अमेरिका है, इटली है, यूरोप की और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि कोलैबोरेटिवली इस फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर काम करती है। कोई इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम बना रहा है, कोई इसके विंग्स बना रहा है, कोई इसका सेंट्रल फ्यूजलाइज बना रहा है, कोई इसके रडार्स वगैरह बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई कॉकपिट बना रहा है, कोई इंजन बना रहा है। ये जो सारी नेशन है कोलैबोरेटिवली एक जहाज के ऊपर काम कर रही है। इसी वजह से जो है वो अमेरिका का फाइटर जेट प्रोड्यूस करने का रेट बहुत ज्यादा है, 150 एयरक्राफ्ट पर ईयर का है। तो यही वजह है कि आपके पास स्किल्ड लेबर का होना भी जरूरी है। जितना आपके पास स्किल्ड लेबर ज्यादा होगा, आप उतना ज्यादा काम ले पाएंगे, ज्यादा फैक्ट्रीज लगाएंगे। जितनी आपके पास फैक्ट्रीज ज्यादा होगी, आपका प्रोडक्शन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर आपने इंडस्ट्री लगाई है, आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, डेफिनेटली उससे कोई आउटपुट और इनकम भी तो आएगी। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है कि अगर आपके पास हेड काउंट ज्यादा है तो आपका प्रोडक्शन रेट ज्यादा पड़ेगा, और हेड काउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड नंबर के ऊपर आता है टाइम। अब देखें ये जो है थोड़ा रेलेवेंट है हेड काउंट के साथ। किस तरीके से, अगर आपके पास ज्यादा फैक्ट्री होगी, ज्यादा इंडस्ट्री होगी, आप ज्यादा स्किल्ड लेबर उसके ऊपर लगाएंगे, वो डेफिनेटली अगर आपने एक फैक्ट्री लगाई है तो उसने कुछ प्रोड्यूस भी तो करना है कि नहीं करना। जब आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट होगी, आपके पास ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी, आपके पास ज्यादा स्किल्ड लेबर होगी, तो आप टाइम के ऊपर अपनी आर्म फोर्सेस को भी एयरक्राफ्ट डिलीवर कर सकते हैं, आप टाइम के ऊपर अपने कस्टमर्स को भी डिलीवर कर सकते हैं। ओवरऑल जितनी भी नीड्स है, जब आपकी डिलीवरीज ज्यादा होंगी, आपके कस्टमर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके किसी भी फाइटर जेट के कोलैब के लिए। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं चौथे इंपॉर्टेंट और की रीजन जिसकी वजह से कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ कोलैब करता है। 3 के ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसके अंदर फंड्स आ गए, सेकंड नंबर के ऊपर हेड काउंट आ गया, और थर्ड नंबर के ऊपर डिलीवरी टाइम की जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके ऊपर हमने बात कर ली। अब बात करते हैं चौथे और इंपॉर्टेंट की रीजन के ऊपर, वो है फ्यूचर सिक्योरिटी। फ्यूचर सिक्योरिटी इस तरीके से, मैं कान एयरक्राफ्ट की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ज्वाइन किया, अजरबैजान की एयरफोर्स ने ज्वाइन किया तुर्की को। उसकी वजह यह है तुर्की अपने लिए तो फाइटर जेट बना ही रहा है, उसने अपनी नीड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा हुआ है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने जो है उसके अंदर कुछ देखा होगा कि हमारे लिए भी ये जहाज जो है इसके अंदर हमें पोटेंशियल दिखता है, तो पाकिस्तान भी ज्वाइन हो गया। अजरबैजान को भी पोटेंशियल दिखता है तो वहां पर वो भी ज्वाइन होगा। अब देखें इन तीनों कंट्रीज की तरफ से अगर कोलैबोरेशन की जाएगी तो किसी ना किसी सूरत में जो पैसा इनकी तरफ से लगाया जाएगा वो वापस पाकिस्तान के अंदर या अजरबैजान और तुर्की के अंदर ही आएगा। उसके पीछे वजह यह है कि जो तीनों कंट्रीज पैसे लगा रही है, एक तो वहां के डोमेस्टिक लोगों को कारोबार मिलेगा, पैसा वापस आना शुरू हो गया। सेकंड नंबर के ऊपर जब भी ये एयरक्राफ्ट सेल होगा तो उसके पीछे भी इनको रेवेन्यू मिलेगा। और थर्ड नंबर के ऊपर जो चीज है, किसी किस्म की स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होगी, अपना एयरक्राफ्ट है, अपना प्रोग्राम है, आईपी राइट्स अपने पास है, तो आप किसी भी तरीके से इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई ये बात इस यूजेज के ऊपर। अब फ्यूचर सिक्योरिटी इस तरीके से है, ये फाइटर जेट जो है तैयार हो गया, टैक्सी ट्रायल्स क्लियर हो गए, सारे टेस्ट वगैरह सारे क्लियर हो गए, प्रोडक्शन लाइन के ऊपर आ गया। अगर अकेला तुर्की होता, उसने फाइटर जेट पहले बनाया बड़ी मुश्किल से, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसने की, उसके बाद क्या होगा, उसने 100, 150, 200 या 300 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कर देना है बस। 300 एयरक्राफ्ट के लिए आप क्या पूरे फाइटर जेट की प्रोडक्शन लाइन चला सकते हैं? कभी भी नहीं चला सकते। तो ये बेसिकली एक श्योरिटी आपके पास आएगी, फ्यूचर सिक्योरिटी आपके पास आ जाएगी कि अब देखें पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, तुर्की ने अपने ऑर्डर फुलफिल करने हैं, उसके बाद आएगा पाकिस्तान की एयरफोर्स। पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर तुर्की ने 300 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं, पाकिस्तान ने भी 150, 200 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए, तो फाइटर जेट की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम आ गई, और आप कह सकते हैं कि फ्यूचर की
सिक्योरिटी के हवाले से एक दूसरी एयरफोर्स भी मिल गई, उसके साथ कोलैबोरेशन में आ गई, तो उसने भी फाइटर जेट ऑर्डर कर दिया, 500 फाइटर जेट मैन्युफैक्चर हो गए। अब उसके बाद जो है अजरबैजान की एयरफोर्स है 50 से 100, उसने भी ऑर्डर कर दिए, जहाज़ों की तादाद 550-600 पे पहुंच गई और कॉस्ट कम आ गई। इसी तरीके से अगर 3 एयरफोर्सेज जो है वो एक जहाज को ऑपरेट कर रही हैं, चौथी एयरफोर्स को कन्विंस करना आसान होगा। जो तीनों एयरफोर्स हैं इनका डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा, ये अच्छे तरीके से पिच कर पाएंगे कि देखिए हमारे लिए ये बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो जो चौथी एयरफोर्स है उसकी सेल्स बनाना आसान हो जाएगी, उसको कन्विंस करना आसान हो जाएगा और वो हर एक किस्म का डाटा एनालाइज करेगी, तो उसके लिए जो है एक प्रायोरिटी चॉइस बन जाती है कोई भी एयरक्राफ्ट अगर 3-4 कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। और इसी वजह से जो है वो ज्यादातर कंट्रीज कोलैबोरेट भी करती है कि अगर 2-3 एयरफोर्सेज उसको इस्तेमाल करेगी तो चौथी 5वीं या दुनिया के किसी भी एयरफोर्स को पिच करना आसान होगा, उसको सेल करना किसी फाइटर जेट के लिए आसान हो जाएगा। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ इस तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।